सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हिंदी ग्रामर। और जैसे आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के सभी अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विषय सूची, जिसके अंतर्गत आने वाले अध्याय और प्रसंगों के बारे में हमने जाना। तो आज हम इस वीडियो में अपने पहले अध्याय हिंदी भाषा स्वरूप, क्षेत्र एवं महत्व के बारे में जानेंगे। इसका पहला प्रसंग या टॉपिक है भाषा का स्वरूप। तो चलिए इसे हम इस प्रकार समझते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, हालांकि मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप मेरे भाव और मेरी आवाज़ से मेरी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाषा भाव और इच्छा व्यक्त करने का एक साधन है। अभी मैं जिस भाषा का उपयोग कर रहा हूँ वो है हिंदी भाषा। ठीक इसी प्रकार भाषाएं अनेक प्रकार की होती है और इनके कुछ स्वरूप भी होते हैं। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो मान लीजिए एक चाय का दुकान है। उस चाय की दुकान पे एक ग्राहक आता है और बोलता है, अरे चाय वाले भैया, एक कप चाय देना। तो वह व्यक्ति अपनी चाय पीने की इच्छा को मुख से बोलकर व्यक्त करता है तथा चाय वाला उसकी व्यक्त इच्छा को समझकर उसे एक कप चाय दे देता है। फिर एक जापानीज यात्री चाय पीने की इच्छा से उस चाय वाले के पास गया और अपनी भाषा में बोला, पोचा कुदसाय। लेकिन चाय वाले ने उसकी यह भाषा नहीं समझ पाया, क्योंकि उसे जापानीज भाषा की समझ नहीं है। लेकिन उस यात्री ने उंगली का इशारा करते हुए चाय को दिखाया। फिर चाय वाले ने समझा कि हाँ, यह महोदय चाय पीना चाहते हैं और उसे एक कप चाय दे दिया। फिर एक तीसरा ग्राहक आया जो बोलने में असमर्थ था, किंतु वह शिक्षित था। तो उसने एक कागज पर लिखकर अपने चाय पीने की इच्छा जाहिर की। हालांकि चाय वाला को पढ़ना नहीं आता था, तो उसने एक दूसरे व्यक्ति से उस कागज को पढ़वाया। फिर उस व्यक्ति ने बताया कि यह महोदय चाय पीना चाहते हैं, तो चाय वाले भैया ने उस व्यक्ति को चाय दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि इच्छा वही, किंतु उसे प्रकट करने की विधि या रूप अलग अलग होता है। तो जैसा कि आपने देखा, पहला व्यक्ति अपनी इच्छा को बोलकर प्रकट करता है, दूसरा व्यक्ति अपनी इच्छा को संकेत से और तीसरा व्यक्ति उसी इच्छा को लिखकर प्रकट करता है। तो पहला व्यक्ति जिस विधि का उपयोग करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, दूसरा व्यक्ति जिस विधि का उपयोग करता है उसे सांकेतिक भाषा, तथा तीसरा व्यक्ति जिस विधि का उपयोग करता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। तो हम लोगों ने भाषा के 3 स्वरूपों के बारे में जाना, जिसमें पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है सांकेतिक भाषा, तीसरा है लिखित भाषा। किंतु हम इसमें 2 ही भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, मौखिक और लिखित भाषा, क्योंकि भाषा श्रेणी में इन्हीं 2 भाषाओं को रखा गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमारा पहला टॉपिक, भाषा किसे कहते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए मनुष्य को अपने विचारों और भाव को व्यक्त करना पड़ता है तथा दूसरों द्वारा व्यक्त विचार और भाव को समझना पड़ता है, तथा अपने भाव विचारों को व्यक्त करने या समझने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात दूसरों शब्दों में बोले तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है तथा दूसरों द्वारा व्यक्त भाव विचारों को समझता है, उसे हम भाषा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषा के रूपों के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ, लेकिन उसको स्पष्ट रूप से लिखने एवं समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो भाषा अभिव्यक्ति को मुख्यतः 2 रूपों में बांटा गया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो आइए हम भाषा अभिव्यक्ति के पहले रूप मौखिक भाषा के बारे में बात करेंगे। मौखिक भाषा भाषा अभिव्यक्ति का वह रूप या साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को मुख्य से उच्चारित करके दूसरों के सामने व्यक्त करता है या समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो आइए हम मौखिक भाषा के मुख्य बिंदु पर बात करते हैं। भाषा का यह रूप जो मनुष्य को सह सामाजिक वातावरण से प्राप्त होता है। इस भाषा का उपयोग प्रायः शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु अपेक्षाकृत शिक्षित व्यक्ति शुद्ध भाषा का उपयोग करता है और अशिक्षित व्यक्ति के उच्चारण में उतनी शुद्धता नहीं होती। आइए अब हम लिखित भाषा पे चर्चा करते हैं। लिखित भाषा
जिसका परिभाषा कुछ इस प्रकार है। भाषा अभिव्यक्ति का वह रूप या साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के कुछ मूल बिंदु पर ध्यान देते हैं, जैसे कि लिखित भाषा का उपयोग केवल शिक्षित लोग ही कर पाते हैं। लिखित भाषा को सीखने में अपेक्षाकृत श्रम और समय की आवश्यकता अधिक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि मुख द्वारा उच्चारित अर्थपूर्ण ध्वनि मौखिक भाषा है और किसी प्रतीक चिन्ह द्वारा उस ध्वनि को संकेत रूप देना लिखित भाषा कहलाता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रसंग पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है हिंदी भाषा का परिवार। जिस प्रकार मनुष्य का अपना वंश और परिवार होता है, ठीक उसी तरह भाषा का भी अपना वंश और परिवार होता है। किसी एक भाषा परिवार की समस्त भाषाओं का जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है, ऐसा माना जाता है, और इसे ही भाषा परिवार कहते हैं। समस्त भाषाओं का जन्म। आपने जरूर सोचा हो कि इतने सारे भाषाएं हैं, इनका जन्म कैसे हुआ होगा। तो आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। जब एक जगह के स्थानीय निवासी एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे दूर दराज क्षेत्र में बसते चले गए, तब वहाँ की भाषा और इनकी भाषा के मेल से एक नई तीसरी भाषा विकसित होती चली गई। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा किसी एक ऐसी भाषा से निकली है जिसे आज अर्ध भारत यूरोपीय भाषा कहा जाता है। सरल भाषा में बहुत हजार साल पहले, लगभग 4500-2500 ईसा पूर्व, एक प्राचीन भाषा बोली जाती थी। आज वह भाषा कहीं भी सीधे तौर पे नहीं बोली जाती है, लेकिन भाषाविदों ने अलग अलग भाषाओं की तुलना करके उसके अस्तित्व का अनुमान लगाया है। नोट करने के लिए, भाषाविदों के अनुसार भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार की सभी भाषाएं एक प्राचीन भाषा अर्ध भारत यूरोपीय भाषा से विकसित हुई हैं। समय समय के साथ इनकी विभिन्न शाखाएं बनी, जिनसे संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, जर्मनी, ग्रीक आदि भाषाओं का विकास हुआ। ध्यान रहे, संस्कृत भाषा भारतीय यूरोपीय परिवार की मूल भाषा नहीं मानी जाती है। संस्कृत खुद अर्ध भारतीय यूरोपीय भाषा की एक शाखा से विकसित हुई है, लेकिन भारत की आर्य भाषाओं हिंदी, पंजाबी, बंगाली आदि का प्रमुख प्राचीन स्रोत संस्कृत मानी जाती है। भारतीय आर्य भाषाएं। भारत यूरोपीय भाषा परिवार की जो भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, भारतीय आर्य भाषा कहलाती है। इसमें क्रमशः वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश हैं। इनसे सैकड़ों वर्षों में हिंदी भाषा का विकास हुआ। दक्षिण भारत में एक दूसरा भाषा परिवार है, जिसे द्रविड़ी भाषा परिवार कहते हैं। इसकी भाषा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। संपूर्ण विश्व में इन भाषा यूरोप और द्रविड़ी भाषाओं के अतिरिक्त अनेक भाषाएं परिवार हैं। तो हिंदी भाषा परिवार के निष्कर्ष में हम यह देखते हैं कि भारत के दो प्रमुख भाषा परिवार, एक आर्य भाषा परिवार और दूसरा द्रविड़ी भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार के अंतर हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, मराठी, बंगाली, नेपाली, सिंधी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं, तथा दूसरी तरफ द्रविड़ी भाषा परिवार, जिसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। तो हमने इस वीडियो में सीखा हिंदी भाषा का स्वरूप एवं महत्व, भाषा के स्वरूप, मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा, हिंदी भाषा का परिवार एवं इतिहास, भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं, उत्तर भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं, दक्षिण भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं। तो आज के लिए बस इतना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हिंदी ग्रामर की और जानकारी के लिए जुड़े रहें हिंदी ग्रामर से।